सर फेडेक्स कंपनी से बात कर रहा था सर। सर आपका वो एक पार्सल आने वाला था ना सर, उस पार्सल में कुछ इलीगल चीज़ें मिली हैं और आपको एक बार थाने आना पड़ेगा, बॉम्बे। इस प्रकार उनका बार बार फोन आता रहा और बार बार उनके अकाउंट में पैसे डालता रहा और वो सारा का सारा जो क्राइम है वो शिफ्ट हो गया साइबर में। मैं आपकी कॉल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, इससे आगे की बात वहाँ के ऑफिसर्स करेंगे। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा कोना होता है जहां पे आप नॉर्मल इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। ये एक गढ़ होता है साइबर क्रिमिनल्स का। अच्छा, आज के दौर में जो स्कैम्स हो रहे हैं ज्यादातर, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ग्रीड फैक्टर है। पूरा टैक्स भरने के बाद भी मुझे एक पैसा नहीं मिला। फिर मैं समझ गई मेरे साथ स्कैम हो चुका। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जीरो ट्रस्ट पॉलिसी को अपनाना होगा। डेली के जो केसेस दर्ज होते हैं उसमें से 35% की अमाउंट ही 50 लाख से ज़्यादा है। बनियान पहनने के पैसे नहीं है ना, वो भी जाकर के ऐसी ऐप पे पैसे लगाते हैं और मोबाइल पे शाम को प्रॉपर मीटिंग होती है, गैदरिंग्स होती हैं। तो वर्ष 2024 के अंदर 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड लोगों के साथ हुआ है। इसमें सिर्फ यही लोग विक्टिम्स नहीं रहे, इसमें मल्टीपल IPS, IAS और न जाने कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी इसका शिकार बन चुके हैं। साइबर क्राइम, डार्क वेब $1 बिलियन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है, जिसे रोकना बहुत मुश्किल है। अभी तक सिर्फ 15 से 16 गवर्नमेंट लेबोरेटरीज है जो 79 अल्फा जो IT एक्ट का सेक्शन है उसके अंदर उनको लिया गया है। डीफेक सिर्फ आपकी एक इमेज को लेकर और उसके फ्रेम बाय फ्रेम डिवाइड करके पोर्नोग्राफिक वीडियोस का अप्लाई कर सकता है, जिससे ये लगे दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ सेक्सुअल कंटेंट। पुलिस जो है बहुत संपन्न है, बहुत कैपेबल है और हर टाइप के केस को सॉल्व कर सकती है। एंड डेफिनेटली दे विल गेट अ रिजोल्यूशन एंड वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी आपको रिजोल्यूशन दिलवा सकते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरा एक भी पैसा मुझे वापस नहीं मिला। तो भगवत गीता में बोला जाता है कि जब भी कोई समस्या का जन्म होता है तो उसके साथ उसका समाधान, उसका सलूशन का भी जन्म होता है। आज के ज़माने में सब कुछ डेटा है। आप कहाँ पे जा रहे हैं, किस ऐप के थ्रू आपने कैब बुक की है, क्या आपने शॉपिंग किया है, कहाँ से आपने क्या मंगाया है खाने के लिए, ये सारा डेटा आपके मोबाइल में और या कंपनियों के सर्वर में रहता है। ये सारा डेटा आपकी एक स्टोरी बयां करता है कि आपकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है और आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। तो क्या ये डेटा आपके खिलाफ जा सकता है? जी हाँ, ये डेटा ना कि आपकी पसंद और नापसंद को बयान करता है, पर साथ ही साथ आपके बारे में एक स्टोरी बताता है। वो का है ना, हमारा पास यूजर के डाटा का लिस्ट आता है और एक लिस्ट में कम से कम 400 से 500 जन का डाटा होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो डेटा है, ये डेटा क्रिमिनल्स के पास कैसे आता है। ये तो आपके मोबाइल फ़ोन में है, लेकिन इसका सही आंसर ये है कि जब भी कोई कंपनी ब्रीच होती है या हैक होती है, उस टाइम पे वो सारा डेटा आपका क्रिमिनल्स के पास डार्क वेब पे चला जाता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये डेटा आपके लिए हार्मफुल कैसे हो सकता है। मान लीजिए आपने रात को 1 बजे एक टैक्सी सर्विस से एक टैक्सी बुक की अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आप चाहते हैं कि ये किसी को पता ना चले कि आप उस रात को कहाँ पे गए थे। नाउ ये आपकी प्राइवेसी है, आप नहीं चाहते किसी को पता चले। लेकिन कल को अगर वो कंपनी हैक हो जाती है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ पे गए, किस टाइम पे गए, कब आप वापस आए, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल्स के हाथ में लग जाएगी, जिससे ब्लैकमेल होने की संभावना बढ़ सकती है। ये सारी चीज़ें कैब से रिलेटेड नहीं है, ये आपके खाने पीने को लेके है, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स को लेके, आपके होटल चेक इन चेकआउट को लेके है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये डेटा उनके हाथ में लगता कैसे है। एग्जाम्पल के लिए, अगर उस कंपनी की एक मोबाइल एप्लीकेशन है तो उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर क्रिमिनल्स कोई बग ले लेते हैं और उस बग को एक्सप्लॉइट करके वो डेटा वहाँ से निकाल लेते हैं। या तो इसकी वेबसाइट में कोई कमी होगी या उसकी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कमी होगी, जिसको हैकर्स कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है इनसाइडर थ्रेट। उस कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय या तो जानबूझकर या फिर किसी गलती के थ्रू वो उस डेटा को पब्लिकली लीक कर देता है, जो क्रिमिनल्स के हाथ में लग जाता है। साला पब्लिक का काम ही ऐसा है, पहले तो फंस जाती है हम जैसे लोगन के, फिर कंप्लेन हुआ करता है, बाबूजी हमारा पैसा निकल गया। तो गया, गलती किसका है? तुम्हारा है, पुलिस वाला का थोड़ी है। तुम बेवकूफ हो तो बेवकूफ बनाएगा दुनिया। हम अच्छा है तो हम शाना है, हम पैसा कमाएगा।
तो सबसे पहले जो हैकर्स होते हैं वो उस डेटा को लेके जाते हैं डार्क वेब के ऊपर। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा कोना होता है जहां पे आप नॉर्मल इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, आपको कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू उस एरिया में जाना पड़ता है। ये एक गढ़ होता है साइबर क्रिमिनल्स का, एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स का, जो उस डेटा को डेटा ब्रोकर के थ्रू सोर्ट करते हैं। मान लीजिए 1 लाख लोगों का डेटा लीक होता है एक होटल वेबसाइट्स के थ्रू। उस होटल वेबसाइट के अंदर कौन से लोग हैं जो वीवीआईपीज हैं, वीआईपी हैं या जो नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों का डेटा पूरा एक्सफिल्ट्रेट किया जाता है, उसको सोर्ट किया जाता है। तो ये जो डार्क वेब पे क्रिमिनल्स होते हैं, इनकी भी डिफरेंट डेजिग्नेशन और इनके भी अलग अलग काम होते हैं। जैसे ही डेटा उनके पास पहुंचता है, बेचने से पहले वो क्या करते हैं, सारे डेटा को सेग्रीगेट करते हैं, मेल, फीमेल, नेशनैलिटी, वीवीआईपी स्टेटस, उनके जॉब प्रोफाइल से लेकर अगर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है या सीएफओ है या कोई पॉलिटिशियन है या कोई जज है, उसकी डेजिग्नेशन को ध्यान में रखते हुए उनको वो डिफरेंट मल्टीपल एक्सेल शीट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही वो डेटा का एक्सफिल्ट्रेशन हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाती है, तब वो चंक ऑफ डेटा अलग अलग फोरम्स के ऊपर जो डार्क वेब के ऊपर ही एक्सेसिबल होते हैं, वहाँ पे कुछ बिटकॉइंस के अंदर उसको बेचना स्टार्ट कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि अगर कोई भारत सरकार का या किसी और गवर्नमेंट का कोई वीवीआईपी पर्सन है, उसका डेटा कोई लीक होता है, तब ये क्रिमिनल्स कई बार उन डेटा को दूसरी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी के लोगों को या दूसरी कंट्री के किसी राइवल इंटेलिजेंस एजेंसी को भी बेच देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या खतरा है, ये तो सब वीवीआईपी लोगों के लिए ही प्रॉब्लम है। मान लीजिए अगर आपने किसी वेबसाइट से कुछ खरीदारी की है और वो खरीदारी का डिटेल, कहाँ पे आपने वो ऑर्डर मंगाया, कितने का ऑर्डर था, क्या मंगाया, ये पिछले 6 महीने की डिटेल अगर किसी क्रिमिनल को पहुंच जाती है, तो वो इस डेटा को यूज़ करके वो गेम ऑफ ट्रस्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब वो गेम ऑफ ट्रस्ट क्या है? जब कोई अगर आपको नॉर्मली एक क्रिमिनल फ़ोन करता है कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ जहाँ से आपने ये परचेज़ किया है और आपका ऑर्डर आने वाला है, तो उसके पास 6 महीने की डिटेल होगी कि आपने क्या परचेज़ किया था, क्या नहीं। अब ये इन्फॉर्मेशन आप मान के चल रहे हैं कि कंपनी के अलावा किसी और के पास नहीं होगी, बट इस केस के अंदर ये सारी डेटा उस क्रिमिनल के पास होता है। उनके लिए पता हम क्या करते हैं, एक बाहर से 2 नंबर का सिम ले लेते हैं, एक 2 नंबर का अकाउंट। 2 नंबर का जो सिम है ना, वो साला हमको 5,000 से 10,000 रुपए में मिलता है। पर बात क्या है कि जो 2 नंबर का अकाउंट होता है ना, उसका लिए हमको 12 से 15% वह कमीशन वह देना पड़ता है। कहूँगा कि एक आमूमन जो एक कंप्लेन आती है आमूमन पुलिस के साथ, लोग हमारे पे रिपोर्ट करने आते हैं, वो कहते हैं सर ये नंबर अभी भी लाइव चल रहा है, इसको आप पकड़ लो, या इस आदमी ने हमारे साथ ठगी करी है, इसको आप जाके पकड़ लो। अब दिक्कत क्या होती है कि जब मोबाइल नंबर की बात की जाती है, आमूमन ये फेक आईडी पे लिए जाते थे। आज की डेट में जो भारत सरकार ने और जो भी हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं, उन्होंने नॉर्म्स जो पॉलिसी है इतनी स्ट्रिक्ट कर दी है कि फ़ेक नंबर लेना बहुत मुश्किल हो गया है। अब क्या हो रहा है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं या इस टाइप के लोग होते हैं, वो नंबर को सेल कर रहे हैं कमीशन बेसिस में। अब मैं आपको दोनों कंसेप्ट बताऊँगा। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब हम मोबाइल सिम लिया करते थे, हमारी होती थी एक पेपर केवाईसी कि आप मोबाइल दुकान पे गए, आपको एक फॉर्म देगा, 50 रुपये का फॉर्म होगा, उस पर आप एक फ़ोटो लगाएंगे, नीचे आप साइन कर देंगे, और दुकानदार कहता था कि सर आपको फॉर्म भरना भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ोटो देनी है, साइन करना, बाकी मैं डिटेल आपकी फिल कर दूंगा, और आपका सिम कार्ड 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद आप मिस कॉल मारना, आपका इशू हो जाएगा। ऐसे में क्या होता था, गरीब आदमी की आईडी ले जाकर उसकी फ़ोटो लगा कर एक अपराधी उसके नाम पर सिम इशू करा लेता। उस बेचारे गरीब आदमी को मालूम भी नहीं कि मेरे नाम पर एक मोबाइल नंबर ले लिया गया। इसे कहते थे पेपर केवाईसी। जब ये सामने आई तो भारत सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लगातार इस पर बहुत अच्छा एफर्ट लगाया सबने। उन्होंने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया और कंसेप्ट आया पेपर केवाईसी से हट करके डिजिटल केवाईसी। डिजिटल केवाईसी में बोला कि अब आपको सिम कार्ड लेने जाना है तो आपको बाकायदा दुकान में खड़ा होना है, आपकी लाइव फोटोग्राफ खींची जाएगी और आपको आधार कार्ड की एक कॉपी प्रोवाइड करानी है। दुकानदार जो क्या करेगा, वो आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है उस पर जो फ़ोटो लगी हुई है उसको लाइव फोटोग्राफ से मैच करेगा कि क्या ये वही व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है जो मेरे आधार कार्ड में फ़ोटो। इसे कहते हैं डिजिटल केवाईसी। तो ये चीज़ सामने आने लगी। अपराधी ने इसको समझा। अपराधी ने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं खड़ा तो हो जाऊँगा दुकान में सिम लेने के लिए, परंतु जो आईडी ले जा रहा हूँ उस पर मैं फ़ोटोशॉप करके अपनी फ़ोटो लगा लूँगा।
तो जब वो फोटोकॉपी ले जा रहा है तो आधार से दुकानदार चेक नहीं कर पा रहा कि ये जो आधार नंबर जेन्युइन है और फोटो किसी और की फोटोशॉप हो रखी है। तो वो फोटो तो मैच हो जाएगी पर एक्चुअल में वो फोटो जो है मॉर्फ करके किसी ने लगा दी, तो डिजिटल केवाईसी में भी कमी आ गई। तो इसमें भी देखा कि इस टाइप से सिम इशू किए गए। अब इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बहुत अच्छा इसमें और इम्प्रूवमेंट लाया और मेजर्स को स्ट्रॉन्ग किया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि अब डिजिटल केवाईसी हम आ जाएंगे बायोमेट्रिक केवाईसी। उन्होंने बोला कि अब अगर आपको सिम इशू कराना है तो आपको अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो जिसमें क्या होगा कि अगर आप मेरी फ़ोटो, मेरे आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी आपके पास है और यदि आपने उसको फोटोशॉप से एडिट भी कर दिया तो जैसे ही मैं अपना अंगूठा लगाऊंगा वो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके सर्वर से डेटा मैच हो जाएगा कि क्या ये वही बंदा है जो मेरे सामने खड़ा है। तो अगर आप देखेंगे सिम कार्ड का, हमारा पेपर केवाईसी से हम डिजिटल केवाईसी में आए, डिजिटल केवाईसी से हम बायोमेट्रिक केवाईसी में आए। इसीलिए अब भारत में जो पहले फेक सिम कार्ड्स इशू होते थे, आज की डेट में सारे जेन्युइन सिम कार्ड्स हैं। अब आज की डेट में आप फेक सिम कार्ड ले ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, सारे जेन्युइन है। बट ये है कि अगर मैंने मान लीजिए 15 या मान लीजिए 10 या 7 या 8 कोई भी मैंने सिम कार्ड इशू करा लिए, अमूमन 9 सिम एक व्यक्ति इशू करा सकता है। तो अगर 9 सिम या मान लो 3-4 सिम में जेन्युइन होगा, पर मान लीजिए मैंने कमीशन ले रखा है तो मैं क्या करूँगा, हर सिम को 10-10 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये में बेच दूंगा। तो जो मेरा सिम है वो कोई और मिसयूज़ कर रहा होगा। तो आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं उड़ीसा में हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, मैं कोई मजदूर हूँ, मैं कोई प्लम्बर हूँ, कोई गरीब आदमी हूँ, मैंने पैसे के लिए वो सिम किसी को बेच दिया, तो एक्चुअल में क्या वो अपराधी है? तो दो चीज़ें हैं, क्या उसके फेक सिम, फेक आईडी यूज़ की गई है, या उस आदमी ने कह सकते हैं किसी ब्रीच ऑफ फेथ या किसी उसके चक्कर में सिम बेच दिया। और इस 2 ही नंबर के अकाउंट में जो पैसा आता है ना, उसका सारा एक्सेस हमारे पास रहता है। हम उनको 3 टुकड़ा में बांटते हैं। एक हम क्रिप्टो में बदल देते हैं। क्रिप्टो मतलब समझे, डिजिटल वा करेंसी, ऑनलाइन चलता है सब कुछ, कोई ट्रैक वा नहीं है साला का। दूसरा शॉपिंग वाउचर खरीद लेता है साला, जब भी जरूरत पड़ा तो बेच देगा, कौन पकड़ेगा हमको। और तीसरा तो हम कस्टमर को दे देता है। नया कस्टमर जिनको हम फंसावत है ना, उनको कभी 100 रुपया कभी 200 रुपया बोनस में दे दिया। तो बाद में क्या होगा, अगर वो 100 का 200 जीतेगा तो 500 लगाएगा भी। तो यहाँ पर क्या होता है, यूज़र्स जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट तबके के लोग होते हैं, वो यहाँ पर आकर इनरोल करते हैं और सबसे पहले उनको 100 रुपये डाल करके 200 रुपये मिलना, इस तरह के उसमें लिक्विडिटी ऑफर्स होते हैं। लोग ये वेरीफाई नहीं करना चाहते कि ये जेन्युइन ऐप है या नहीं है, और वहाँ पर वो पैसे डालते हैं। प्लस रेफरल पैसा इतना मिलता है इसमें कि जितने लोगों ने पैसा लगाया है उनको इनकरेज किया जाता है कि आप अपनी टीम बनाओ, आगे और लोगों को ज्वाइन करो, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, जिसको भी जानते हो उसको उसमें लगाओ। और लॉग कुछ और कह रहा है। सो उन दोनों के बीच जहाँ कन्फ्लिक्ट आएगा, बिकॉज हमारा लॉ कहता है वी हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। तो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करने के लिए हमें एक एक कड़ी को जोड़ना जरूरी है, उसको हम चेन ऑफ कस्टडी बोलते हैं, वो प्रॉपर मेंटेन करनी जरूरी है। ये बड़ा यूजुअल है, बहुत सारे केसेस में एक्विटल इसीलिए होता है, इंडिया में इसीलिए ज़्यादा एक्विटल रेट है क्योंकि प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी नहीं मेंटेन हो पाती है। अभी देखा जाए तो IT एक्ट जो है उसके अंदर एक क्लॉज है 79 अल्फ़ा, जो कहता है कि इस क्लॉज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी लेबोरेटरी को एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस घोषित कर सकती है, और अभी तक सिर्फ वो गवर्नमेंट लैब्स को ही घोषित कर पाई है। अभी तक सिर्फ 15 से 16 गवर्नमेंट लेबोरेटरीज़ हैं जो 79 अल्फ़ा जो IT एक्ट का सेक्शन है उसके अंदर उनको लिया गया है। ये बहुत कम है, इसके लिए बहुत सारे लेबोरेटरीज़ की ज़रूरत है एंड प्राइवेट लैब्स की भी ज़रूरत है, बट फ़िलहाल वो नहीं है। बट गवर्नमेंट ज़रूर इन फ्यूचर इसको पॉलिसी को चेंज करेगी और प्राइवेट लैब्स को भी ये 79 अल्फ़ा के अंदर लेके आएगी, ताकि इनके जो रिपोर्ट्स है वो किसी भी कोर्ट में जायज़ ठहराया जाए, या इनके जो रिपोर्ट्स है जो भी बनाने वाले हैं वो एक्सपर्ट विटनेस करके कोर्ट में पेश हो सकते हैं। आप साइबर पे आएंगे, कोई एक फैमिली अबैटमेंट और सुसाइड का जहाँ केस लग जाता है, पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया, तो वहाँ पे तो लॉज कुछ अभी बोल ही नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे तो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुई थी, वो तो मेंटल एक्टिविटी का उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। तो हमारा लॉ इतना वीक है, वहाँ पे जस्टिस मिलना तो दूर की बात है, कंपनसेशन मिलना दूर की बात है, जेल में भेजना भी दूर की बात है, उसका कोई रिजोल्यूशन ही नहीं निकलेगा।
अगर हमने एक मोबाइल फ़ोन से देखा कि ये एक बच्चे के सेक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व है, तो शायद वो ड्रग के रैकेट भी चला रहा है, शायद वो फ्लैश ट्रेडिंग भी कर रहा है, शायद वो क्रिप्टो का भी क्राइम कर रहा है, क्रिप्टो फ्रॉड का क्राइम कर रहा है। तो इस तरह के क्राइम को, क्योंकि डिवाइस, हर आदमी अलग अलग क्राइम करने के लिए अलग अलग डिवाइस नहीं लेता, एक ही डिवाइस से वो सारे क्राइम को करने की कोशिश करता है, और हर डिवाइस के अंदर वो फुटप्रिंट होते हैं जिनको कि प्रॉपर एनालिसिस करके अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट देता है तो ऑब्वियसली जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो कोर्ट को भी अच्छा जजमेंट देने में हेल्प मिलेगी, और लोगों को भी, जो विक्टिम्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिलने की उम्मीद होगी। और कहा है ना कि हम लोगन को डायरेक्ट कॉल ना करें, हम क्या करते हैं, लोगों को वाइप कॉल करते हैं। वाइप कॉल का मतलब समझे हो, जो कॉल हुआ इंटरनेट से की जाए। और उसका फ़ायदा क्या है पता है? उसका फ़ायदा यह है कि हम वीपीएन लगा देते हैं। वीपीएन से क्या होगा, हमारा लोकेशन वही ट्रेस ना हो, और ना ही हमारा आईपी एड्रेस पता चली, तो साला हमको ट्रेस कौन करेगा? क्रिमिनल को लगता है कि मैं वीपीएन का इस्तेमाल करूं, मैं प्रॉक्सी का इस्तेमाल करूं, मैं डार्कनेट का इस्तेमाल करूं, या मैं कुछ ऐसी कह सकता हूं डिवाइसेस का इस्तेमाल करूं जहां पे मैं लगातार अपने मोबाइल हैंडसेट चेंज कर रहा हूं, मैं नए सिम कार्ड ले रहा हूं। आजकल एक सिम बॉक्स कंसेप्ट आ गया है। तो कहीं ना कहीं अपराधी जो है वो एक फेक कॉन्फिडेंस में रहता है कि मैं किसको इसमें इस टाइप से टेक्नोलॉजी को लगाऊंगा, मैं वीपीएन लगा लूँगा, प्रॉक्सी लगा लूँगा, मेरी आईपी हाइड हो जाएगी। तो इसमें बताना चाहूँगा कि लगातार जो हमने केसेस वर्कआउट किए, जिसमें मैं उत्तराखंड पुलिस का जो हमारे साइबर विंग है, साइबर पुलिस स्टेशन, और जो हम स्पेशल टास्क फोर्स है, हमने काफ़ी अच्छे काम किए। जिसमें वर्ष हमने 2021, 22, 23, 24 जो 3-4 साल हैं, उसमें हमने कुछ ऐसे बड़े बड़े केसेस वर्कआउट किए हैं जहां पे अपराधी दुबई गया, आदमी हांगकांग गया, चाइना गया, आपके वियतनाम गया, साउथ एशिया गया, उनको हमने पकड़ के लाए जब वो इंडिया में लैंड हुए। तो उसमें जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी, जिसमें हमने प्रॉक्सी को भी ब्रेक किया, हमने मल्टी लेयर प्रॉक्सी को भी ब्रेक किया, हमने डार्कनेट के थ्रू भी कुछ ऐसे क्रिमिनल्स से उनकी इंटेलिजेंस को गैदर किया। तो उसका हमारा प्रॉपर जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास है, और हर चीज़ का कहीं ना कहीं मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, जो कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे है, कि अगर आज की डेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सोल्यूशन होता है। यही चीज़ जैसे मैं एज अ पुलिस ऑफिसर भगवत गीता को मानता हूँ, तो भगवत गीता में बोला जाता है कि जब भी कोई समस्या का जन्म होता है तो उसके साथ उसका समाधान, उसका सोल्यूशन का भी जन्म होता है। तो इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ कि अगर कोई टेक्नोलॉजी आप लेके आओगे कि मैंने एक आईपी की मास्किंग कर दी, तो उस आईपी को कैसे तोड़ना है वो मेरे को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने अपनी टीम के साथ, हम सब ने अपनी टीम के साथ जो हम काम कर रहे हैं, हमने एक्चुअल में फील्ड में ये किया है, क्रिमिनल को एक्सपोज किया है। और जब भी हम कोई बड़ा हाथ मारे हैं ना, हम क्या करते हैं, अपना फोनवा, सिमवा और वो अकाउंट साला जड़ से ही मिटा देते हैं। साला पकड़ेगा कैसे, जब ना तो फोनवा मिलेगा उनको, ना सिम मिलेगी, और ना ही अकाउंट मिलेगा, तो कैसे पकड़ेगा? अब समझे हम इस धंधे में क्यों हैं? साला पैसा है तो सब कुछ है बाबू। जिस तरीके से क्रिमिनल नई नई चीज़ों पे वेंचर कर रहा है, जा रहा है, उसी प्रकार से पुलिस भी उसी स्पीड से आगे जा रही है। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई नई टेक्नोलॉजी ले आऊँ, मैं वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर लूँ, मैं इंटरनेट कॉलिंग कर लूँ, तो हम उन केसेस को भी वर्कआउट कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली पुलिस जो है बहुत संपन्न है, बहुत कैपेबल है, और हर टाइप के केस को सॉल्व कर सकती है। जो ये साइबर क्रिमिनल होते हैं ना, ये बहुत स्मार्ट होते हैं। अब मैं इनको स्मार्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। ये जो हमारे कोर इमोशंस हैं, फियर, ग्रीड एंड ट्रस्ट, इसको एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। और एक बार जब कोई इनको एक्सप्लॉइट करना जान लेता है, वो सोशल इंजीनियरिंग ट्रैप में फंसा के अलग अलग तरीकों से हमारे साथ स्कैम कर सकता है। अभी वीडियो में जिसको आपने देखा है, नम्रता है, दिल्ली की एक वर्किंग वूमेन, सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आकर फैमिली को टाइम देना, एक दिन एक सोशल मीडिया की ऐड पर ट्रस्ट कर लिया और अपना सब कुछ लुटा दिया। अब इसी से सुनते हैं इसकी क्या कहानी है। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे इंस्टाग्राम चला रही थी, तो मेरे सामने एक रील आई जिसमें एक आदमी बता रहा था कि हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सकते हैं केवल थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके। फिर उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा जिससे मैंने ऐप इंस्टॉल किया। ऐप इंस्टॉल करते ही रेफरल कोड से मुझे 100 रुपये मिले। इसके साथ उन्होंने मुझे एक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करवाया। उसमें मैंने अलग अलग लोगों के स्क्रीनशॉट देखे जिसमें वो लोग बता रहे थे कि मुझे इतना प्रॉफिट मिला, मैंने इस ऐप से इतने पैसे कमाए। वो सब देखकर मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत मिली और मैंने कुछ पैसे उस ऐप में लगा दिए और शाम तक मेरे वो पैसे डबल भी हो गए जो मैंने यूपीआई से विड्रॉल भी कर लिए। दरअसल में क्या होता है कि एक तो जितना भी ये क्राइम है, ये ज़्यादातर पिछले 4 से 5 साल से मैं देख रहा हूँ,
बाहर की कंट्री से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, एक ऐप बनाते हैं, एक नहीं कई ऐप्स बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने एक ऐप बनाई और उस ऐप्स के साथ में कुछ इंडिया के इन्फ्लुएंसर के साथ में उन्होंने एसोसिएशन कर लिया, उनको पैसे खिलाए, किसी को 50,000 दे दिया, किसी को रेफरल पे पैसा दिया कि भाई जितने लोग तुम्हारे थ्रू ज्वाइन करेंगे उसमें तुमको इतना % कमीशन मिलेगा, प्लस ज्वाइनिंग का पैसा मिलेगा, प्लस जो उनको प्रमोशनल ऑफर दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये यूट्यूब के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू ये दिखाते हुए कि आप क्विक मनी बना सकते हो, डेली 2,500 रुपये 3,000 रुपये बना सकते हो, वो उस एप्लीकेशन में उनको प्रमोट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यूज़र्स जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट तबके के लोग होते हैं वो यहाँ पर आकर इनरोल करते हैं और सबसे पहले उनको 100 रुपये डाल करके 200 रुपये मिलना, इस तरह के उसमें लिक्विडिटी ऑफर्स होते हैं। लोग ये वेरीफाई नहीं करना चाहते कि ये जेन्युइन ऐप है या नहीं है। मैं रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखने लगी। अगले 2-3 दिनों में मैंने 50 लाख से भी ज़्यादा रुपयों का इन्वेस्टमेंट उस ऐप में कर दी थी। ऐप के डैशबोर्ड पर अब मैं करोड़पति बन चुकी थी। अच्छा, आज के दौर में जो स्कैम्स हो रहे हैं ज़्यादातर, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ग्रीड फैक्टर है। मतलब फियर फैक्टर वाले स्कैम तो मैं मानता हूँ होता है, लापरवाही भी होती है, लेकिन जो ग्रीड फैक्टर है ना, सबसे ज़्यादा पैसा आज की डेट में जो इंडिया से बाहर निकल रहा है वो ग्रीड फैक्टर की वजह से निकल रहा है। उसके 2-3 दिन बाद मुझे मेरे बेटे की स्कूल की फीस भरनी थी, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने सोचा कि ऐप से निकाल लूँ, उसमें भी तो मेरे ही पैसे पड़े थे। जैसे ही मैंने पैसे निकालने की कोशिश की, उनका मैसेज आया मेरे पास कि इन पैसों पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद आप ये पैसे निकाल सकते हैं। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं था, कहाँ से टैक्स भरती। फिर हिम्मत करके अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से मैंने पूरे 25 लाख रुपए इकट्ठे किए और वो टैक्स भर दिया। पूरा टैक्स भरने के बाद भी मुझे एक पैसा नहीं मिला। फिर मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरे साथ स्कैम हो चुका। एक दिन जब धीरे धीरे विड्रॉल्स बढ़ने चले जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, उस समय ये लोग क्या करते हैं, देन वहीं पर ये ब्रेक लगा देते हैं और उसके पहले ही एक दूसरी एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं। ये सब होने के बाद मैं अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में गई और अपने साथ हुए फ्रॉड की FIR करवाई, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मामले में क्या कार्रवाई करें, कैसे कार्रवाई करें। जिस ऑफिसर ने FIR लिखी वो मुझे ये बोला कि मैं तो खुद 12वीं पास हूँ जी, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या करना है। अब देखिए, जैसे पुलिस वाले हेल्प नहीं कर रहे हैं, बैंक भी हेल्प नहीं कर रहा है, तो आपको लग रहा है हम कहाँ जाएं, हम तो अकेले हो गए हैं, क्योंकि जो आपका जो अल्टीमेट पॉइंट है वही था, पुलिस कंप्लेन करनी है, बैंक के पास जाना है। दोनों ने हाथ खड़े कर लिया। आप कहते हैं कोई जवाब नहीं दे रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा। अब जैसे आप इतने सारे जने जो बैठे हैं, आपके बहुत सारे पैसे चले गए होंगे, हो सकता है किसी के 10,000, किसी के 2,000, किसी के ऐसा आप छोड़ देते हैं, कह रहे सर कोई पैसा नहीं आएगा, वो तो हेल्प ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। यू हैव वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गन इन द कंट्री विच इज़ जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कोर्ट होता है। कोर्ट आपकी हर तरह से मदद कर सकता है। मैंने साइबर सेल के बहुत सारे चक्कर काटे, अधिकारियों से भी मिली, कुछ नेताओं से भी मिली, कुछ संगठनों से भी मदद मांगने की कोशिश करी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा एक भी पैसा मुझे वापस नहीं मिला। काफ़ी सारी साइबर एक्सपर्ट्स की फर्म्स हैं जो इन केसेस में डील करती है, बिकॉज साइबर एक्सपर्ट्स के बाद टेक्निकल नॉलेज है एंड दे हैव द एडवोकेट्स एंड लॉयर्स इन टच विद देम। उनके नेटवर्क बने हुए हैं। या फिर आप एडवोकेट के पास जाएंगे तो उनके पास एक्सपर्ट्स की भी चीज़ें बनी हुई हैं, या फिर दोनों कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है कि इनको लॉ का नॉलेज भी, इनको टेक का नॉलेज भी है। तो आप बहुत सारी चीज़ों में उनको ढूंढ सकते हैं। आप नेटवर्किंग के थ्रू उनके बारे में पता कर सकते हैं एंड डेफिनेटली दे विल गेट अ रिजोल्यूशन एंड वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी आपको रिजोल्यूशन दिलवा सकते हैं। मेरे पास तो इन कार्रवाई पे खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं बचे। मेरा घर गिरवी पड़ा है, रिश्तेदारों से जो लोन लिया था, उधार से पैसे लिए थे, वो चुकाते मेरा सब कुछ चला गया, सिर्फ एक गलती की वजह से। गांव के गांव उसमें तबाह हो गए। मतलब जिनके पास ना बनियान पहनने के पैसे नहीं है ना, वो भी जाकर के ऐसी ऐप से पैसे लगाते हैं और मोबाइल पे शाम को प्रॉपर मीटिंग होती है, गैदरिंग्स होती हैं, और उनको बता दो कि भैया ये गलत है तो मानते नहीं हैं। उनको लगता है कि नहीं पैसे तो आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो कैसे गलत है। सोशल मीडिया आज हर किसी की लाइफ का हिस्सा बन चुका है और इसी सोशल मीडिया पर आई एक वीडियो कॉल आपको सुसाइड करने पर मजबूर कर सकती है।
और लोग अपनी डेली लाइफ में इस कदर बिजी हो चुके हैं कि वो साइबर अवेयर होना ही नहीं चाहते। एक दिन मेरे पास एक वीडियो कॉल आई, उसमें एक लड़की नग्न अवस्था में खड़ी थी और मेरी तरफ गंदे गंदे इशारे कर रही थी। मैंने सोचा देश का भट्टा बैठ गया तो नाश हो लिया, और ये सोच के मैंने अपना वीडियो कॉल काट दी। आज के टाइम पे सेक्सटॉर्शन के केसेस भी बड़े इनोवेटिव हो चुके हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आपके पास एक नॉर्मल वीडियो कॉल आई व्हाट्सएप पे, आपको लग रहा है कि ये नोन कॉल है, आपने वीडियो कॉल उठाया, सामने पता चल रहा है देयर कैन बी अ न्यूड गर्ल और प्रोबेबली अ न्यूड पिक्चर प्लेइंग, और वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे। अगले दिन मेरे पास एक थानेदार का फोन आया, उसने कहा भाई मेरे ऊपर एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल रखा है किसी ने। इसमें सिर्फ यही लोग विक्टिम्स नहीं रहे, इसमें मल्टीपल आईपीएस, आईएएस और न जाने कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी इसका शिकार बन चुके हैं। ये सुनकर एकदम मेरे गात में पसीने आ गए। मैंने कहा थानेदार था ये क्यों गरीब आदमी ने मारो सो भाई। थानेदार बोला तो हमने बेरा है जिसा तू गरीब से, तेरे पास वो वीडियो भेजू हूँ, उसने देख ली। ये एक सबसे आज के टाइम पर ट्रेंडिंग केस है फॉर सेक्सटॉर्शन, क्योंकि यूजुअली इंडियन की टेंडेंसी है कि व्हाट्सएप पे आपको कोई भी वीडियो कॉल आया तो सबसे पहले आप वीडियो कॉल पिक कर लेते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेक श्योर करें कि हम अननोन कॉल्स आंसर ना करें। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन मेजर। जब मैंने वह फिल्म देखी तो उसमें वह लड़की उसी हालत में, और मेरे ऊपर पूरी फिल्म बन रही थी। इसी को अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़े तो उसमें सबसे बड़ा इशू आज के टाइम पर है डीप फेक का, क्योंकि डीप फेक सिर्फ आपकी एक इमेज को लेकर और उसके फ्रेम बाय फ्रेम डिवाइड करके उनको ऐसी पोर्नोग्राफिक वीडियोस पर अप्लाई कर सकता है जिससे ये लगे दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ सेक्सुअल कंटेंट। थानेदार ने बोला सफाई देने की जरूरत नहीं है, तेरे घर क्या नहीं बताएंगे और तेरे ऊपर कार्रवाई भी बनेगी और तू जेल भी जाएगा। और यही पोर्ट्रे किया जाएगा आपके फैमिली मेंबर्स को, या आपको ब्लैकमेल किया जाएगा कि हम आपकी इस रिकॉर्डेड वीडियो को आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फॉलोअर्स को भेजेंगे। बेटी की शादी थी, उसमें डिस्टरबेंस ना हो, इस कारण से मैंने थानेदार से रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ ले देकर इस मामले ना यहीं ख़त्म कर दो। थानेदार ने मुझे एक अकाउंट दिया और उसमें 10,000 रुपये डालने को कहा। मैंने तुरंत प्रभाव से 10,000 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिए। विच विल कॉज अ लॉट ऑफ इशूज, और ये आपको आगे लीड करेगा फॉर अ सेक्सटॉर्शन और फॉर थ्रेट्स, फॉर ब्लैकमेल्स, और ये आपसे पैसे रेगुलरली डिमांड करेंगे। इस प्रकार उनका बार बार फोन आता रहा और बार बार उनके अकाउंट में मैं पैसे डालता रहा। इस केस में आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि आप बेफिक्र होके आप एक FIR करें। आप मेक श्योर करें कि आप ये अपनी तरफ से एक पब्लिकली स्टेटमेंट कर रहे हैं कि मैं इसका पार्ट नहीं था। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर मैंने मन में ये विचार आया कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास क्या उपाय है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अब तो आत्महत्या कर लेना ही बेहतर होगा। ऐसा ही केस एक मदर के साथ हुआ था। मालती वर्मा नाम की लेडी थी जो कि असिस्टेंट टीचर थी एक स्कूल में, जिसमें कि उनको डिजिटली अरेस्ट किया गया था। पुलिस ऑफिसर की DP थी, फ़ोन में व्हाट्सएप कॉल आई थी एंड देन वो डर गए। उन्होंने कॉल पिक किया। जैसे ही उन्होंने कॉल पिक किया तो उनकी बेटी का डर आके कि उनकी जो डॉटर हैं वो एक सेक्सुअल स्कैंडल में इन्वॉल्व है और उसका पार्ट है, तो अगर वो उससे बचना चाहते हैं तो ऐसे 1 लाख रुपीज़ की उन्होंने डिमांड की थी। पुलिस जो फेक ऑफिसर था, इस चीज़ से वो बहुत डर गई थी। तो किस प्रकार उन्होंने मेरे को परेशान किया, ये सारी कहानी मैंने अपने बेटे को बता दी। मैं भावुक भी हुआ बेटे के सामने, पर बेटे ने मेरे को हौसला दिलाया। उसने कहा पिताजी ये चीज़ें आजकल इसमें समाज में फैली हुई हैं, ये धंधा बना रखे हैं लोगों ने, आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। पैसे का तो नुकसान हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से इस चीज़ को नहीं होने देंगे, इसके लिए कोई प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले तो उनका ये नंबर जो है वो डिलीट करो। नंबर डिलीट करने के बाद बैंक का नंबर भी उन्होंने डिलीट करवा दिया, और जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, सेक्सुअल टॉर्शन हो रहा था, वो बताया ये तो चलता रहता है। बेटे ने बताया आप परेशान मत ना हो। इसके लिए फिर जो एक सरकारी पोर्टल बना हुआ है, एक विभाग खोला हुआ है
उस डिपार्टमेंट में बेटे ने रिपोर्ट करी। जैसे ही आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, उसके बाद आपकी डिजिटल अरेस्ट या आपको रैंसम की डिमांड करी जाएगी कि आप हमें इतने पैसे दे दीजिए। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी कॉल आए तो कभी भी जो कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो आपको फ़ोन पे नहीं धमकाएंगे और फ़ोन से कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करेंगे। सिटीजन्स भी काफ़ी टारगेट हुए हैं और मैं समझता हूं कि सीनियर सिटीजन्स कई बार वेल इक्विप्ड नहीं होते टेक्नोलॉजी के साथ, तो 1930 पे कॉल करते हैं, अगर नहीं लगता है तो इमीडिएटली लोकल थाने जाएं, लोकल थाने में जाके कंप्लेंट करें। और उससे पहले ही मैं बताना चाहूँगा, कोई भी अननोन कॉल आता है उसको आप बिल्कुल अटेंड ना करें। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, देखिए जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, हमें इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जीरो ट्रस्ट पॉलिसी को अपनाना होगा अगर साइबर फ्रॉड से हमें अपना बचाव करना होगा। ये ठीक वैसे ही बात है, हमारे घर में ये सोच के देखें, रात को 1 बजे 4 लड़के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं 1 बजे, और हम सीसीटीवी फुटेज पर देख रहे हैं, हम उन 4 लड़कों को नहीं जानते। तो ऑफलाइन वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में क्या हम दरवाज़ा खोल देंगे? क्या हम दरवाज़ा खोलते हैं? क्या हम दरवाज़ा खोलेंगे? नहीं, आंसर इज नहीं। ठीक उसी प्रकार आपको ऑनलाइन में ये दरवाज़ा नहीं खोलना है, गेट नहीं खोलना है। ये 4 लोग हैं, उनके नाम मैं बता देता हूँ। एक है अननोन कॉलर, एक है अननोन लिंक, एक है अननोन एपीके फाइल और एक है अननोन वेबसाइट। जब ऑफलाइन वर्ल्ड में हम नहीं करते हैं तो ऑनलाइन वर्ल्ड में भी हमें इनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। हर अज्ञात और अनजान को हमें संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। हर अज्ञात और अनजान को अगर हम संदेह की दृष्टि से देखेंगे, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन के मोड में चला जाता है। सभी सीनियर सिटीजन से ये कहना चाहूँगा, हर अज्ञात और अनजान को संदेह की दृष्टि से देखें। जब आप संदेह करेंगे ऑटोमेटिकली ब्रेन आपका वेरिफिकेशन मोड में चला जाएगा और फिर आप वेरिफिकेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। एनसीआरपी और सीएफसी FRMS के पोर्टल के डेटा की अगर बात की जाए तो वर्ष 2024 के अंदर लगभग 36 लाख कंप्लेन हुई, जिसमें से साइबर ठगों ने 22,000 करोड़ रुपए लोगों का ठग लिया। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो साइबर कंप्लेन करना ही नहीं चाहते हैं, जिन्होंने साइबर कंप्लेन नहीं की। और अगर इन्हीं फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मेरी माने तो वर्ष 2024 के अंदर 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड लोगों के साथ हुआ है, और ये कई देशों की GDP से भी ज़्यादा है। जो केसेस दर्ज होते हैं उसमें से 35% की अमाउंट ही 50 लाख से ज़्यादा है। तो एनसीआरपी पोर्टल के अनुसार लगभग मोर देन 7 to 8,000 कंप्लेंट्स पर डे ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर्ड हो रही है। ये 2024 का डाटा है। मेट्रो सिटीज़ में अगर देखा जाए, एक साइबर सेल में एक महीने में 200 से 250 केस रजिस्टर्ड होते हैं, और अगर उनकी वर्कआउट रेशियो देखी जाए तो वो 10 से 15% केस है। शायद इसी कारण से लोग साइबर क्राइम के पोर्टल के ऊपर एक क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम पोर्टल्स के ऊपर इतनी सारी कंप्लेंट आने के करके साइबर थानों में बर्डन भी बहुत ज़्यादा है, और साइबर थाने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके इन केसों को सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन साइबर क्राइम एक ऐसा केस है जिसको सॉल्व करना, इन्वेस्टिगेट करने में बहुत समय कंज्यूम होता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे कोई साइबर फ्रॉड होता है तो व्यक्ति के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। 1930 में कंप्लेंट रजिस्टर कराई। 1930 को आप ऐसे मान के चले कि अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उसको फर्स्ट एड दी जाती है और फिर हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो 1930 इज साइबर हेल्पलाइन फर्स्ट एड। ये फर्स्ट एड इसको मान के चले 1930 को। और आप जैसी कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं फिर आप आएँ तो देखिए, आप हालांकि 1930 में भी आपके किस अकाउंट से पैसा गया है, किस अकाउंट में पैसा गया है, किस नंबर से आपके पास कॉल आया, क्या स्क्रीनशॉट उसने भेजे थे, तो जो सारी चीज़ें आपको फिर फिजिकली आपके पास कॉल आ जाता है। आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है, उस नंबर पर फिर आपके पास कॉल भी आता है। तो आपको लोकल के जहाँ से कॉल आता है आपको वहाँ पर ऑफलाइन जाना होगा और आपको इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना होगा। अब अगर हम थोड़ा सा लॉ इन्फोर्समेंट पे देखें, बैंकिंग पे देखें, जुडिशरी में देखें, तो काफ़ी सारे चेंजेस हमें चाहिए। तो अगर हम एक स्केल वाइज देखें, सबसे पहला लॉ इन्फोर्समेंट है। लॉ इन्फोर्समेंट में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की ज़रूरत अभी है। काफ़ी सारा मैं देखता हूँ, जैसे बोलते हैं हम 5G की दुनिया में आ चुके हैं कि हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट है, और जब हम कंप्लेन करने जाते हैं तो सिस्टम स्लो चलता है, माउस स्लो चलता है, इंटरनेट स्लो चलता है, भले वो लीज लाइन हो। तो हमें अपना टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे काफ़ी हद तक इम्प्रूव करना है। तो मैं लॉ इन्फोर्समेंट में ये सोचता हूँ, जो मेरा एक बहुत बड़ा सजेशन रहता है हमेशा कमिटीज़ में, कि सबसे पहले टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करा जाए। एक ड्यू प्रोसेस जो रहता है, जिसको ड्यू डिलीजेंस कहते हैं, उसको इम्प्रूव करा जाए।
Efforts of law enforcement agencies in India are tremendous, but they are not enough. If you see at a forensic laboratory, there are around 25,000 to 30,000 pendency cases in every lab. So the time taken to solve these cases is a year or year plus. Law enforcement agencies are trying to cope up with all this, but there is a requirement for other agencies to pitch in, such as the government, the private sector, the academia, and other agencies. I've had a tenure at CERT-In, and I was heading the Digital Forensic Laboratory for CERT India, Government of India. Let me tell you that there are around 80 plus laboratories in the country. We have one National Forensic Science Laboratory and 6 other laboratories which are going to get upgraded to the National Forensic Science Laboratories. So if you see, there is a requirement of more laboratories to address this particular issue. जब प्राइवेसी के नाम पे सर्विलेंस लीगल बन जाए और आपका कंसेंट सिर्फ एक चेक बॉक्स बन के रह जाए, तो समझ लीजिए आपका डेटा अब आपका नहीं रहा। और इस साइबर क्राइम की दुनिया में साइबर अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको साइबर क्राइम से बचा सकती है।